नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 13 जुलाई 13 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की जो सेशन होता है उसको फॉलो करना। देखिए, मॉर्निंग में डेली जो है 7 बजे क्लास आपकी करंट अफेयर की चलती है, मंडे टू सैटरडे। तो कोशिश करिए किसी भी दिन स्किप मत करिए, अपनी क्लास को रेगुलर फॉलो करिए, रेगुलर अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करिए। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पे देखा जाए तो निम्न में से किसे इस वर्ष प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार है जिसे इस वर्ष किसे प्रदान किया जाएगा। ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो देखिए, पहले ऑप्शन में हमें दिख रहा है राष्ट्रपति जी, फिर प्रधानमंत्री जी, फिर हम देखें तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनका नाम है। और देखा जाए गृह मंत्री, ठीक है, अमित शाह। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं दोस्तों। तो इसकी व्याख्या देखा जाए तो इस साल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसकी जो घोषणा की गई है वो जो तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दीपक तिलक और रोहित तिलक ने पुणे में जो एक संवाददाता थे, एक संवाददाता सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन के दौरान इस बात की घोषणा की गई कि इस साल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है दोस्तों वो 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त को प्रदान किया जाएगा। 1 अगस्त को क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी दिन जो है लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि जो है मनाई जाती है। ठीक है, और इसी दिन 1 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो है तिलक ट्रस्ट जो है तिलक स्मारक ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्ष है दीपक तिलक, उनके द्वारा जो है सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री जी को। आइए यहाँ पे कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। अभी देखिए, हाल ही में त्रिपुरा में दोस्तों केर पूजा किया गया। ठीक है, तो केर पूजा के दौरान जो है इस अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा के नागरिक हैं दोस्तों, उनको उन्होंने बधाई दिया। अगर बात करें दोस्तों केर पूजा की, तो ये एक पारंपरिक आदिवासी त्योहार है, ध्यान रखिएगा, जो कि कहाँ आयोजित किया जाता है? त्रिपुरा में आयोजित किया जाता है। केर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑस्टेरिटी कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तपस्या। केर का मतलब क्या होता है? तपस्या। और इस जो है ये जो आदिवासी पारंपरिक आदिवासी त्योहार है दोस्तों केर पूजा, इसका जो आयोजन किया जाता है खर्ची पूजा के 14 दिन के बाद जो है आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था खर्ची पूजा, ये भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। और इसी पूजा के जो है 14 दिन के बाद में त्रिपुरा में केर पूजा आयोजित की जाती है। और इसका आयोजन अभी हाल फिलहाल में किया गया, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा के नागरिकों को बधाई दी है। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि प्रयोग के रूप में भी लॉन्च किया गया है। इसकी सफलता जो है किस तरह का कितना सफल रहता है ये देखने को मिलेगा इसमें। तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना है, जो श्रमिक होते हैं उनके लिए ये दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका शुभारंभ किया गया है, जिसको लॉन्च किया गया गुजरात सरकार के द्वारा। तो गुजरात के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, और साथ ही साथ देखा जाए केंद्रीय संचार राज्य मंत्री जिनका नाम है देवू सिंह चौहान, उनके द्वारा ये श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, जो वहां के श्रमिक हैं उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए या फिर सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा, जो कि एक दुर्घटना बीमा योजना है, इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा जो कि एक दुर्घटना बीमा योजना है, ये जो वहां पे जो गुजरात के जो श्रमिक है उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। ये योजना देखा जाए दोस्तों जो शुरू की गई है, ये गुजरात के खेला जिले के नडियाड में डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से
ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, हर श्रमिकों के लिए नहीं, जो ई श्रम पोर्टल है उस पे जो रजिस्टर्ड श्रमिक है, जो लेबर है, उन्हीं के लिए बेसिकली देखा जाए ये जो है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना जो है ये शुरू किया गया है, जो रजिस्टर्ड जो पंजीकृत श्रमिक है ई श्रम पोर्टल पे। गुजरात श्रम योगियों के लाभ के लिए इस अनूठी योजना को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखा जाए इस तरीके की किसी भी राज्य में श्रमिकों के लिए बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना नहीं शुरू की गई थी, ठीक है, श्रम योगिकों के लिए। अभी देखा जाए इस तरह का जो है प्रायोगिक तौर पर इस तरह की योजना शुरू करने वाला गुजरात जो है ये पहला राज्य बन गया है। इसकी जो है ये जो योजना है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, अगर हम इसका उद्देश्य देखें क्या है, तो राज्य में जो श्रम योगिक है उनका कल्याण करना, उनको सुरक्षा देना, ठीक है, यानी कि उनका कल्याण और सुरक्षा देना प्राथमिकता है सरकार का, जिससे कि अगर किसी भी तरह की दुर्घटना उनके साथ होती है, ठीक है, एक्सीडेंट होता है, तो उस स्थिति में उनको वित्तीय सुरक्षा मिल सके, ठीक है, वित्तीय सुरक्षा मिल सके, जिस वजह से ये जो है योजना शुरू की गई। ध्यान रखिएगा गुजरात में। आइए बात कर लेते हैं गुजरात से रिलेटेड कुछ और भी चीजें। जैसा कि आपको पता है भारत इस साल, ठीक है, G20 और साथ ही साथ CSO, ठीक है, SCO माफ करिएगा, SCO की भी अध्यक्षता कर रहा है और G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। और भारत के G20 अध्यक्षता के एक भाग के रूप में देखा जाए जो गुजरात का केवड़िया जिला है दोस्तों, वहां पे व्यापार और निवेश पर जो कार्य समूह की तीसरी बैठक है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो कहां पे किया जा रहा है, ठीक है, G20, भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत जो व्यापार और निवेश पर जो कार्य समूह की तीसरी बैठक है ये गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं जो गुजरात से संबंधित ये सब करंट अफेयर है दोस्तों। तो गृह मंत्री अमित शाह ने देखा जाए दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात के मेहसाणा में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है, ठीक है। तो सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला, पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है जो कि सहकारिता से संचालित होगी, ये गुजरात के मेहसाणा जिले में। वही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारिका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये गुजरात से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य की सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। तो किस राज्य की सरकार दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये यूपी स्पेशल भी हो जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो ये करंट भी हो जाता है, करंट अफेयर्स भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश की सरकार है दोस्तों वो भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रहा है। अगर हम बात करें ये योजना का उद्देश्य क्या है, तो बेसिकली अगर किसी भी योजना, इस तरह की योजना का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों कि दूध का उत्पादन बढ़ाना, और साथ ही साथ देखिए गायों की कुछ महत्वपूर्ण जो है नस्ल है जो बहुत ही ज्यादा दूध का उत्पादन करती हैं, अच्छी नस्ल होती है, जैसे कि साहिवाल हो गया, थारपारकर हो गया, गिर हो गई। तो ऐसी जो देशी गाय की नस्ल है उनको संरक्षित करना और आर्थिक रूप से जो कमजोर पशुपालक है उनकी आय को बढ़ाना, ठीक है, यही बेसिकली जो है इस योजना का उद्देश्य है। अच्छा ध्यान रखिएगा, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नंद बाबा मिल्क मिशन की भी शुरुआत की थी, और इसी मिशन के तहत जो है देसी गायों की नस्ल की खरीद के लिए आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, अनुदान प्रदान किया जा रहा था राज्य के लोगों को कितना दोस्तों, तो 40,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा था, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर बात करें नंद बाबा मिल्क मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना, यही मैंने बताया आपको भी। तो देखिए हम बात कर रहे थे दोस्तों कि यहाँ पे जो है भारतीय गाय की नस्लों को जो है माइक्रो डेयरी स्थापित करने की जो योजना बना रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार बना रहा है। तो आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी चर्चा किया नंद बाबा दुग्ध मिशन, तो इस योजना को शुरू किसने किया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है, डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना। वहीं जो बेघर बुजुर्ग हैं, जो राज्य के बेघर हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनको आश्रय प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सेवा शुरू किया है जिसका नाम है एल्डर लाइन सेवा, ठीक है। वही बात करें अगर राज्य में कोई आपराधिक गतिविधियां हो रही या फिर संगठित अपराध हो रहा है उसका मुकाबला करना, और साथ ही साथ जो गौ हत्या होती है, जो गायों की हत्या की जाती है, उन गायों की हत्या को रोकने के लिए
सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। तो ऑपरेशन कन्विक्शन किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? राज्य में जो अपराधियों और जो संगठित अपराध है उनका मुकाबला करना और गौ हत्या के खिलाफ एक्शन लेना, यही इस ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूध उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी, यानी कि शीर्ष में कौन सा राज्य है दूध के उत्पादन में। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में किस देश में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये डिजीज है, ठीक है, गुइलेन बेरे सिंड्रोम, और इसके चलते वहां पे 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। कहाँ किया गया है? तो दक्षिण अमेरिका का देश है दोस्तों पेरू। ठीक है, पेरू में किया गया है। तो पेरू ने, ठीक है, न्यूरो संबंधी, ध्यान रखिएगा, ब्रेन से रिलेटेड ये डिजीज है दोस्तों, न्यूरो संबंधी, ठीक है, डिसऑर्डर है जिसका नाम है गुइलेन बेरे सिंड्रोम। इस मामले में पेरू में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही थी। ठीक है, और इसी मामले में वृद्धि के कारण वहां की सरकार ने 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल, ठीक है, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की क्या किया है? डिक्लेयर किया है। अगर हम बात करें गुइलेन बेरे सिंड्रोम, तो एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है। ये शरीर में देखिए जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो तंत्रिका होती है, उनको ये प्रभावित करता है। ठीक है, गुइलेन बेरे सिंड्रोम कहाँ पे दोस्तों इसके कारण आपातकाल घोषित किया गया है? ये किया गया है पेरू में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? गुइलेन बेरे सिंड्रोम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। ठीक है, न्यूरो संबंधी ये डिजीज है। अगर हम बात करें दोस्तों पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका, आपको यहाँ पे पैसिफिक ओशन से लगा हुआ एक देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पेरू। ठीक है, जिसकी अपनी जो है कुछ देशों से सीमा लगती है, जैसे कि इक्वाडोर से, ब्राजील से, बोलिविया से और चिली से। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे दोस्तों पेरू और बोलिविया के बीच में एक लेक है, यानी कि एक झील है। ठीक है, एक लेक है, इसका नाम आप मुझे बताएंगे। ध्यान रखिएगा, ये विश्व की सबसे ऊंची नौका गमन झील है। ठीक है, तो आप मुझे इसका नाम बताइए, इस झील का क्या नाम है, इस लेक का क्या नाम है, जो कि पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे स्थित है। बात करें पेरू की राजधानी दोस्तों लीमा है, जो कि जो है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए लीमा आपको दिख रहा है, और यहाँ की जो करेंसी है वो पेरुवियन सोल जो है वो यहाँ की करेंसी है। आइए कुछ देख लेते हैं देश विदेश से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर को, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों, कौन? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने जो प्लास्टिक उत्पाद बैग है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। देखिए कौन करेगा? भारत करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT परिसर स्थापित किया जाएगा। कहाँ? जंजीबार, तंजानिया में। ठीक है, कौन कर रहा है दोस्तों? IIT मद्रास। ठीक है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा ये तीसरा पॉइंट। वहीं नवंबर 2023 में तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की कैपिटल है। ठीक है, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। किस शहर में किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया, जो कि USA का ये एक शहर है। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे अदर जो है देश विदेश से संबंधित। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत और किस देश ने हाल ही में रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो रुपए में द्विपक्षीय, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड शुरुआत किया गया है इंडियन करेंसी, ठीक है, रुपए में। किस देश के साथ? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। ये जो एक आयोजन, ये जो निर्णय लिया गया है दोस्तों, जैसा क्या ढाका में जो है बांग्लादेश बैंक और जो भारतीय उच्चायुक्त है उनके द्वारा एक संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इसी कार्यक्रम के दौरान जो है ये निर्णय लिया गया कि भारत और बांग्लादेश जो है वो रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करेंगे।
यहाँ पे देखिए जो है अमेरिकी डॉलर से व्यापार होता है, तो अमेरिकी डॉलर में सामान्य लेन देन के अलावा भारत और बांग्लादेश अब क्या करेंगे, भारतीय रुपए में भी व्यापार कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं कि अमेरिकी डॉलर को हटा दिया गया, अमेरिकी डॉलर में भी ट्रेड होगा, लेकिन इसी के साथ साथ भारतीय रुपए में भी व्यापार किया जाएगा। देखिए भारतीय रुपए में व्यापार करने की कुछ कंडीशन है, जैसे कि भारतीय रुपए के जरिए जो व्यापारिक भुगतान होगा वो बांग्लादेश से होने वाले केवल निर्यात राशि पर ही लागू होगा। तो आयात राशि पे नहीं, निर्यात राशि पे ही लागू किया जाएगा जो बांग्लादेश से होगा। ठीक है, वही देखा जाए तो भारत से जो आयातित वस्तुओं का भुगतान किसमें किया जाएगा, अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। तो जो भारत से आयातित वस्तु होंगी उनका जो भुगतान पेमेंट किया जाएगा वो अमेरिकी डॉलर के माध्यम से किया जाएगा। अगर हम भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों की दोस्तों बात करें तो बांग्लादेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, बांग्लादेश। लेकिन अगर भारत के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो भारत जो है एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने जो है वाणिज्यिक बैंकों को जर्मनी, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, म्यांमार, ओमान और अन्य जो है देशों सहित 18 देशों को रुपए में लेन देन की अनुमति दी है। तो अभी 18 देशों में दोस्तों ये जो नाम दिए गए हैं 18 देशों में रुपए के लेन देन की अनुमति है। और चूंकि बांग्लादेश भी जुड़ गया है तो बांग्लादेश जो है वो जो है अब रुपए का इस्तेमाल व्यापारिक लेन देन में करेगा। तो ऐसा करने वाला ये 19वां देश बन चुका है। ठीक है, भारत के साथ। ठीक है, तो व्यापारिक रूप से जो व्यापार में लेन देन के लिए रुपए का इस्तेमाल करेगा, ऐसा करने वाला ये 19वां देश। तो आपसे मल्टीपल चॉइसेस में क्वेश्चन ये एक स्टेटमेंट आ सकता है कि बांग्लादेश पहला ऐसा देश है जो है भारत के साथ व्यापार के दौरान रुपए में जो है लेन देन कर सकेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं, यानी कि ये गलत है, क्योंकि इसके पहले भी 18 देश जो है वो रुपए में लेन देन की अनुमति दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत का जो कि सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और अब ये बांग्लादेश 19वां देश बन चुका है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? किस देश में किया दोस्तों? मलेशिया। तो जैसा कि मलेशिया के दौरे पे है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इसी दौरान उन्होंने जो मलेशिया की राजधानी है दोस्तों कुआलालंपुर, वहां पे इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रीय कार्यालय जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, तो ये भारत और मलेशिया के बीच जो रक्षा औद्योगिक सहयोग है उसको प्रोत्साहन देगा, उसको बढ़ावा देगा। और यह कार्यालय दक्षिण पूर्व क्षेत्र के साथ HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व। यहाँ पे अगर हम बात करें इसी के साथ साथ अपनी यात्रा के दौरान, मलेशिया की यात्रा के दौरान जो रक्षा मंत्री उन्होंने ठीक है पैटलिंग जया में रामकृष्ण मिशन का भी दौरा किया, और इसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ध्यान रखिएगा जब 2015 में देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने जब मलेशिया का दौरा किया था, तो उसी दौरान उन्होंने इस यानी कि जो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है उसका अनावरण किया था। कब? 2015 में। और उसी पे इन्होंने जो है पुष्पांजलि जो है अर्पित किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इसी के साथ साथ अपनी यात्रा के दौरान वहां पे एक बाटू गुफा मंदिर है, उसके परिसर का भी उन्होंने दौरा किया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा बाटू गुफा मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये मलेशिया में है। ठीक है, आते दोस्तों अगले प्रश्न पे कि इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो यहाँ पे देखिए जो सैटेलाइट्स हैं, किस सैटेलाइट को दोस्तों इसरो यानी कि जो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है उसने निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का लिया है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, यानी कि SSLV को, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि स्मॉल ठीक है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करेगा। रॉकेट के 2 विकास उड़ानें आयोजित करने के बाद इसरो SSLV को पूरी तरीके से निजी क्षेत्र को स्थानांतरित कर देगा। तो 2 विकास उड़ानें आयोजित किया था। इसरो ने मिनी रॉकेट को उद्योग को स्थानांतरित करने के लिए बोली मार्ग चुनने का निर्णय लिया था। जो सबसे ज्यादा बोली लगेगा, ठीक है, एक तरीके से नीलामी की जाएगी, बोली लगाई जाएगी, ठीक है, और इसी के माध्यम से वो स्थानांतरित करेंगे SSLV को इसरो। ठीक है, SSLV इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। ये 6ठा प्रक्षेपण यान है, यानी कि इसके पहले भी 5 प्रक्षेपण यान को इसरो ने विकसित किया था।
अगर हम बात करें, ठीक है, EYE की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत का घरेलू अंतरिक्ष उद्योग जो है वो 2025 तक अर्थव्यवस्था में $13 बिलियन का योगदान देगा। अगर हम बात करें SSLV ने कितने जो है उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है, तो इसरो ने देखा जाए EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07 उपग्रह को, अमेरिका स्थित एक फर्म है एंटेरस के जो जानुस 1 है उसको चेन्नई, ठीक है, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स के आजादी सेट उपग्रह को जो है कक्षा में स्थापित किया था। तो ये SSLV की कुछ उपलब्धियां हैं, उसके द्वारा जो है उपग्रहों को जो कक्षा में स्थापित किया गया था वो आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज देखिएगा कि इसरो जो है वो SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, जिसको जो है बोली मार्ग से यानी कि बिडिंग के मार्ग से माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पे FPO के माध्यम से फैक्ट्स को मजबूत बनाना मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? ये करेंगे दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये किस स्थान पे किया? तो यहाँ पे जो केंद्रीय गृह मंत्री है दोस्तों, उन्होंने नई दिल्ली में FPO के माध्यम से फैक्ट्स को मजबूत बनाना मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन वो करेंगे। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जो किसान है उनकी किसान उत्पादक संगठन है FPO यानी कि, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के माध्यम से जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं उनको मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना, ठीक है। यही इस कॉन्क्लेव का बेसिकली उद्देश्य है। मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन जो किया जा रहा है वो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में। सरकार ने देखा जाए सहकारी क्षेत्र में 1100 नए FPO बनाने का फैसला लिया है और यहाँ पे सरकार जो FPO योजना के तहत प्रत्येक FPO को 13 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे प्राथमिक जो कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिल सके। FPO खेती को टिकाऊ बनाने, कृषि पर निर्भर लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो ये FPO की विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में FPO के माध्यम से फैक्ट्स को मजबूत बनाना मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। आते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न पे कि कहां पर दुनिया की पहली रोबोट मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? ये किया गया दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है। तो दुनिया की ये पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसका जो आयोजन किया गया है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो है इसका आयोजन किया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस था इसमें कुल 9 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हिस्सा लिया था और यहाँ पे जो पत्रकार बैठे थे दोस्तों वो इन रोबोट से प्रश्न पूछ रहे थे और जो रोबोट है उनका उत्तर दे रहे थे। तो एक कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक टेबल पे देखे 9 रोबोट बैठ के थे और सामने उनके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। प्रेस के लोग बैठे थे, मीडिया के लोग बैठे थे और रोबोट से प्रश्न पूछ रहे थे, रोबोट उसका आंसर दे रहा था। जो मीडिया की रिपोर्ट में देखा जाए तो जेनेवा में अपनी तरह की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबोट और उनके निर्माता के साथ आए थे और इस सम्मेलन को क्या कहा गया है? AI फॉर गुड, यानी कि आर्टिफिशियल फॉर गुड, अच्छे के लिए AI। अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की कि निम्न में से किस राज्य में नेग्लेरियो फाइलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण से पहली मृत्यु हुई है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ये हुई है केरल में, ठीक है। करेक्ट आंसर है सी, केरल। तो केरल का जिला है दोस्तों अलापुझा जिला। वहां पे एक व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो गई, किससे दोस्तों? तो एक दुर्लभ संक्रमण है जिसका नाम है दोस्तों नेग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है। इसी के कारण तो इसमें जो है ये जो संक्रमण होता है दोस्तों नेग्लेरिया फाइलेरी, ठीक है, फाउलेरी, इसमें क्या होता है? जो इससे संक्रमित व्यक्ति होता है उसको 1 सप्ताह जो है लगातार तेज बुखार होता है, जो उसके अंग होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं और उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी पहली मृत्यु दर्ज की गई है केरल में। अगर हम बात करें नेग्लेरिया फाउलेरी की, जिसे आमतौर पे क्या कहा जाता है? ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी कि हमारे ब्रेन में पहुंच करके हमारे मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है, ठीक है, और इसके नाम से जाना जाता है। और ये जो नेग्लेरिया फाइलेरी है ये एक
ठीक है, एकल कोशिकी वाला जीव है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जनरली झीलों में या उष्ण झरनों में या फिर ऐसे स्विमिंग पूल जिनका रख रखाव नहीं किया जा रहा, काफी गंदे हो गए हैं, ऐसे स्विमिंग पूल में जो है ये अमीबा पाए जाते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? नेग्लेरिया फाइलेरी। तो जो कि अगर कोई झील में जा रहा है जो, या फिर गंदे उस तालाब के पानी के संपर्क में आ रहा है या फिर स्विमिंग पूल में जा रहा है, तो नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद ये ब्रेन में जाकर के ब्रेन को प्रभावित करता है, फिर ज्वर आता है, फिर उसके बाद सिस्टल बॉडी हो जाती है और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह एक सूक्ष्म जीव है जिसके कारण केवल माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है। अमीबा क्या बात करें दोस्तों, तो ये नासिक यानी कि नासिका यानी कि नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और गंभीर मस्तिष्क संक्रमण का कारण बन जाता है। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पे अमीबिक मैग्नियो, ठीक है, इसका थोड़ा सा उच्चारण देखिए गलत है, इसको कहा जाता है दोस्तों मैनिगो एंसेफ्लाइटिस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एम्बिकी मैनिगो एंसेफ्लाइटिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है, यहां से आपसे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए तो देखिए आज हम लोगों ने डिजीज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देख लिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। लेकिन इसी के साथ बात कर लेते हैं केरल से रिलेटेड कुछ अन्य करंट अफेयर, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा केफॉन परियोजना का शुभारंभ किया, किसने किया दोस्तों? केरल सरकार ने किया। वहीं 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया, किस राज्य ने दोस्तों? केरल ने। वहीं सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया कौन सा दोस्तों? वायनाड, जो कि केरल का जिला है। वहीं देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है दोस्तों, कौन सा राज्य बन गया है? केरल बन गया है। तो ये केरल से रिलेटेड कुछ अन्य भी करंट अफेयर्स है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम लोगों ने उसको देखा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में जारी गोल्डमैन सैचे के अनुसार भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक दोस्तों? तो अमेरिका को पीछे करते हुए 2075 तक। ठीक है, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़े जारी हुए और इस आंकड़े के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है किस देश के पास दोस्तों? अमेरिका के पास। वहीं एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? शेख तलाल बने हैं। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन आयोजित किया है। कहाँ किया है दोस्तों? मुंबई में किया है। वहीं डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए समझौता किया है दोस्तों। इसके साथ जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला, ठीक है, डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल के द्वारा ये किया जाएगा तेलंगाना में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक्स जीके के बारे में। तो टॉप 10 स्टैटिक्स जीके देखते हैं एक एक करके। तो बेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे दोस्तों, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनको 1913 में जो है बेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको 1913 में नोबेल का जो है शांति पुरस्कार भी दिया गया था, इनकी जो रचना थी गीतांजलि के लिए। ठीक है, वही बात करें मिड डे मील योजना की, जो है योजना शुरू हुई थी, कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि मिड डे मील योजना, ठीक है, मिड डे मील जो योजना है इसका जो है नया नाम कौन सा है? ठीक है, इसका न्यू नेम कौन सा है, नया नाम क्या है? और इस किस वर्ष, देखिए इस बार टीचर से पूछा था कि मिड डे मील योजना को जो है किस वर्ष इसका नाम परिवर्तित किया गया था, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। वहीं डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। वहीं महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया, किसने किया? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया। कब किया? 1867 में किया। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों, कहां पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में। और इस सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी। अगला है भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। अगला है
सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है दोस्तों, क्या है? महासागर है। फान एक अस्थायी पवन है जो कि बहती है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है दोस्तों वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और साथ ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।